कायर आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो रोंकामुचा घाट से आ रही है। इस वक्त वहां पर कौन लड़की है और वो कहां से निकालने की बात कर रही है? कहां फंस गई वो? लड़की की आवाज फिर से सुनाई देती है, निकालो मुझे यहाँ से, मेरे पास आओ, बचाओ मुझे। कायर को बार बार उस लड़की के पुकारने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लड़की के पुकारने की आवाज सुनकर कायर अपने आप को रोक नहीं पाता है और रोंकामुचा घाट जाने का फैसला कर लेता है। कायर खुद से कहता है, मुझे रोंकामुचा घाट पर जाना ही होगा। एक लड़की मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी है। पता नहीं वहां पर उसके साथ क्या हो रहा है। नशे में होने के बावजूद कायर अपने होश नहीं खोया था। उसे पता था कि एक लड़की की आबरू उसकी जिंदगी के लिए क्या मायने रखती है। कायर रोंकामुचा घाट जाने के लिए अपना पैर नदी के पानी के अंदर रखने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से काले कपड़े पहनकर 3 आदमी आ जाते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को काले मास्क से कवर किया हुआ था, जिस कारण उनका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। देखने से साफ समझ आ रहा था कि वो तीनों आदमी चोर हैं। उन तीनों में से 2 आदमी मिलकर कायर को पकड़ लेते हैं और तीसरा आदमी एक बड़ा सा बोरा कायर के ऊपर डालने लग जाता है। कायर अपने आप को बचाते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग और ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कायर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तीनों आदमी मिलकर कायर को बोरे के अंदर बंद कर देते हैं। कायर बोरे के अंदर अपने हाथ यहाँ से वहां मारते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कायर को बोरी के अंदर हाथ पैर मारते हुए देखकर उन तीनों आदमी में से एक दुबले पतले आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो 2-3 लाते बोरी पर मार देता है जो सीधे कायर को पड़ती है। कायर चुप हो जाता है। वो समझ जाता है अगर उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की तो उसे और मार पड़ेगी, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। 2 आदमी मिलकर बोरी को उठाते हैं और कायर को वहां से लेकर जाने लग जाते हैं। कायर फिर एक बार चीखता है, कौन हो तुम लोग? मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो? वो तीनों आदमी कायर के सवालों का कुछ जवाब नहीं देते हैं, बस चुपचाप सीधे सीधे चलते रहते हैं। कायर कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि वो तीनों आदमी कौन थे और उससे क्या चाहते थे, क्यों उसका किडनैप कर रहे थे। इस तरफ रोंकामुचा गांव में अमोदिता अपने कमरे में बेड के ऊपर लेटी हुई थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी पर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ये बात साफ समझ में आ रही थी कि उसके मन में कोई सी बात थी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। नींद ना आने की वजह से अमोदिता बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। अमोदिता खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे? नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे? कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर आंखें की लगती ही नहीं। 1 घंटा हो गया, 11:30 बज गए पर नींद का कहीं नामो निशान नहीं है। अब क्या करूं मैं, कैसे सोऊं? इतना कहकर अमोदिता अपना कुशन हटाती है और उसके नीचे से युग की फोटो निकालती है। वही फोटो जो वो सुबह आईने के सामने रखकर देख रही थी। अमोदिता युग की फोटो से बात करते हुए कहती है, अब आप ही बताइए युग जी, मैं क्या करूं? देखिए ना, आपके बिना मुझे नींद ही नहीं आ रही। लगता है आपके साथ ही सोना पड़ेगा मुझे। कब हमारी शादी होगी और हम कब साथ साथ सोएंगे? इतना कहकर अमोदिता युग को याद करने लग जाती है और उसे सुबह की बात याद आती है कि सुबह युग उसके साथ झोपड़ी के अंदर क्या करने वाला था। ये बात सोचकर अमोदिता शर्माने लग जाती है। अमोदिता झोपड़ी के अंदर का वाकया याद करते हुए कहती है, इतना अच्छा आज सब कुछ होने वाला था पर पापा ने आकर सारा गेम बिगाड़ दिया। अमोदिता युग की फोटो देख ही रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो खुद से कहती है, ये सब जो मैं कर रही हूँ क्या ये सब करना ठीक है? किसी को जादू टोना करके उसे अपने वश में करना ठीक है क्या? युग जी तो मेरे बचपन के दोस्त थे और उनके साथ ही ये सब करना सही नहीं है। कितना भरोसा करते हैं वो मुझ पर। कभी गलती से उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अमोदिता को अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। उसके अंदर की आत्मा गुहार लगाती है, तू गलत कर रही है अमोदिता। ऐसे से तो तू युग से शादी कर लेगी पर युग से कभी प्यार नहीं कर पाएगी। जिस दिन वशीकरण टूटेगा उस दिन युग भी तुझसे दूर हो जाएगा। किसी को पाना है तो सच्चाई के साथ पाओ, ना कि छल के साथ। अमोदिता का मन बार बार ये गुहार लगाए जा रहा था कि उसने युग के साथ जो किया था गलत किया था। अमोदिता के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और वो खुद से कहती है, मुझे युग जी पर किया वशीकरण तोड़ना पड़ेगा। पर मैं ये वशीकरण कैसे तोड़ूं? माँ ने तो मुझे बस वशीकरण करना सिखाया है, ना कि तोड़ना। अब मैं क्या करूं? अगर माँ से पूछने गई तो वो मुझे वशीकरण तोड़ने की जगह 2-3 खरी खोटी सुना देगी। आखिर उनका दिल मेरी तरह थोड़ी बना है, वो तो पत्थर की है। उन्हें तो बस अपने आप से मतलब है और किसी से नहीं। सोच अमोदिता, सोच कि वशीकरण कैसे तोड़ना है। अमोदिता सोच ही रही थी कि वो युग पर किया वशीकरण कैसे तोड़े। तभी उसके दिमाग में तंत्र मंत्र यंत्र की किताब का ख्याल आता है जिसके बारे में रजनी ने उसे बताया था। अमोदिता खुद से कहती है,
अरे हाँ, वो जादू टोने वाली किताब, उसके अंदर जरूर लिखा होगा कि वशीकरण तोड़ते कैसे हैं। जितना मुझे याद है, जादू टोना करते वक्त वो किताब तहखाने में ही रह गई थी। मुझे अभी तहखाने में जाना होगा और उस किताब के अंदर से वशीकरण तोड़ने का फॉर्मूला निकालना होगा। इतना कहकर अमुदिता झट से अपने बिस्तर पर से उठती है और चोरी छुपके तहखाने की ओर जाने लग जाती है। इस तरफ बंगलामुड़ा गांव में वो तीनों किडनैपर कायर को किडनैप करके उसे कहीं ले जा रहे थे। कायर की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे कहां पर ले जा रहे थे। कायर बोरे के अंदर बंद था, जिसे दो किडनैपर्स ने एक एक साइड से पकड़ा हुआ था और उसे पकड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे। तीसरा किडनैपर आराम से चल रहा था। कायर फिर कहता है, देखो, ये तुम लोग जो भी कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। अभी भी मौका है, छोड़ दो मुझे। अभी तक जो कुछ भी हुआ है मैं सब भूल जाऊंगा। तीसरा किडनैपर जो फ्री था कायर को लात मारते हुए कहता है, साले तुझे भूलने ही तो नहीं देना है कुछ। आज तेरे साथ वो होगा जो किसी के साथ नहीं हुआ होगा, समझा तू? कायर फिर कहता है, देखो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नीचे उतारो मुझे, छोड़ दो मुझे। अगर मेरे दोस्तों को इस बारे में पता चला ना तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम जानते नहीं हो मेरे दोस्त लोग कौन है। तीसरा किडनैपर फिर कायर को लात मारते हुए कहता है, तेरे दोस्त क्या साले अंडरवर्ल्ड से हैं जो हमें उनकी धमकी दे रहा है? साले तू हमें नहीं जानता, हमारा कनेक्शन है तालिबान वालों से है। तुझे इसी बोरे में भरकर तालिबान पार्सल कर देंगे, फिर रहना वहीं। इतना कहकर वो किडनैपर फिर एक लात कायर को मारने वाला था कि तभी पहला किडनैपर उसे रोकते हुए कहता है, बस कर, हमारी जगह आ गई। इतना कहकर पहला किडनैपर बोरे को नीचे रख देता है। वो तीनों कायर को बोरे में से बाहर निकालते हैं और रस्सी से उसके हाथ बांध देते हैं। उन तीनों ही किडनैपर के हाथों में बंदूकें थीं, जिस कारण कायर चीखने की सोच भी नहीं सकता था। कायर डरते हुए कहता है, तुम लोग चाहते क्या हो? देखो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं बस दिखता अमीर हूं पर हूं बहुत गरीब। मेरे ऊपर तो कई लोगों की उधारी है। मेरी जिंदगी ही उधारी पर कट रही है। तीनों किडनैपर कुछ जवाब नहीं देते हैं। दूसरा किडनैपर तीसरे किडनैपर को इशारा करता है। वो आगे बढ़ता है और कायर की पैंट के अंदर हाथ डालने लग जाता है। कायर घबराते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ हाथ डाल रहे हो? देखो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा लड़का नहीं हूं मैं। अरे हाथ बाहर निकालो। तीसरा किडनैपर कायर की पैंट की दूसरी जेब में हाथ डालता है और उसके अंदर से कायर का मोबाइल बाहर निकालता है। कायर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये तुमने मेरा मोबाइल क्यों निकाला? तुम लोग मेरे मोबाइल के साथ क्या करने वाले हो? वो तीनों किडनैपर कायर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देते हैं। कायर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उन तीनों किडनैपर के दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर वो उससे चाहते क्या थे? इस तरफ बिंदु अपने घर के अंदर फर्श पर ही अपनी माँ के बगल में लेटी हुई थी। बिंदु का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, कंजस्टेड जगह थी क्योंकि उसकी दुकान भी उसके घर से ही सटकर बनी हुई थी। बिंदु उदासी के साथ अपना मोबाइल चला रही थी। वो खुद से नाराज थी क्योंकि उसने कायर से बात नहीं की थी। कई बार हम वो काम करते हैं जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, फिर भी करना पड़ता है क्योंकि उसमें सामने वाले की भी भलाई छुपी रहती है और जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बिंदु प्यार तो करती थी कायर से, पर उस प्यार को जाहिर कैसे करना था ये उसे नहीं आता था। इस वक्त भी वो मोबाइल के अंदर कायर की अपने साथ वाली फोटो देख रही थी। बिंदु फोन चलाते वक्त बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी जिसमें 12 बजने में 15 मिनट कम थे। बिंदु के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही थी। बिंदु अपना मोबाइल चला ही रही थी कि तभी उसे कायर का मैसेज आता है। बिंदु खुद से हैरानी के साथ कहती है, अरे कायर का मैसेज, वो भी इतनी रात को। बिंदु कायर का मैसेज ओपन करके पढ़ती है, बिंदु घर के बाहर आओ। बिंदु मन ही मन सोचती है, ये कायर पागल हो गया है क्या? इतनी रात को मुझे घर से बाहर क्यों बुला रहा है? इसका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? बिंदु मैसेज टाइप करते हुए कहती है, मैं नहीं आ रही। तुम पागल हो रहे हो क्या? मैंने तुम्हें कॉल या मैसेज करने के लिए मना किया था ना, तो फिर क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, समझे तुम? कायर का मैसेज आता है, तुम बाहर आ रही हो या नहीं आ रही हो, बस इतना बताओ। बिंदु मैसेज टाइप करती है, मैंने कहा ना मैं नहीं आ रही, और अब मैसेज मत करना, समझे तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। कायर का अगले ही पल मैसेज आता है, तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आऊं? सोच लो, अगर मैं अंदर आया तो क्या होगा? पहले तो बिंदु ये मैसेज पढ़कर डर जाती है, पर वो कायर को अच्छे से जानती थी कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, वो बस धमकियां दे रहा था और कुछ नहीं। इसलिए बिंदु मैसेज का कुछ जवाब नहीं देती है। कायर का फिर मैसेज आता है, जल्दी घर से बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। बिंदु कुछ जवाब नहीं देती है। 5 मिनट बाद ही बिंदु को कायर का फोन आने लग जाता है। बिंदु झट से फोन कट कर देती है। कायर का दोबारा फोन आने लग जाता है और बिंदु फिर फोन कट कर देती है।
कायर बार बार फोन कर रहा था और बिंदु कट कर रही थी। इन सब चीजों से बिंदु परेशान हो जाती है और गुस्से से कहती है, लगता है इस कायर को ना आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कुछ ज्यादा ही बनने लग गया है। आज इसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसी खबर लूंगी ना कि दोबारा कभी चेहरा तक नहीं दिखाएगा। इतना कहकर बिंदु धीरे से फर्श पर से उठती है और बिना कोई हलचल किए अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाती है। इस तरफ अमोदिता सबसे चोरी छुपे तहखाने तक पहुंच गई थी। तहखाने के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अमोदिता माचिस की मदद से तहखाने में लगी मशाल को जलाने की कोशिश तो कर रही थी, पर वो मशाल उससे जल नहीं रही थी। अमोदिता फिर से मशाल को जलाते हुए कहती है, अरे ये क्या, ये मशाल तो जल ही नहीं रही। माँ से तो एक बार में जल जाती है, मुझसे क्यों नहीं जल रही। चलो छोड़ो, मेरे पास मोबाइल है ना, उसी का टॉर्च ऑन कर लेती हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, अगर माँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना कहकर अमोदिता अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेती है और जादू टोने वाली किताब को ढूंढने लग जाती है। कुछ देर में अमोदिता उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने आखिरी बार उस किताब को देखा था। अमोदिता फर्श पर टॉर्च मारते हुए कहती है, अरे वो किताब कहाँ पर चली गई, यहीं पर तो रखी थी। यहीं पर तो युग जी पर टोना किया था उस दिन माँ के साथ। अमोदिता किताब ढूंढते हुए कहती है, अरे कहाँ गई वो किताब, कहीं माँ अपने साथ लेकर तो नहीं चली गई। नहीं नहीं, माँ उस किताब को अपने साथ लेकर नहीं गई थी। उन्होंने उस किताब को यहीं पर रखा था, मुझे अच्छे से याद है, वो किताब यहीं कहीं होगी। अमोदिता फर्श के आसपास किताब को ढूंढ रही थी, पर उसे वो किताब नहीं मिल रही थी। किताब ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो जाती है। वो खुद से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गैर हाजिरी में माँ यहाँ पर आ गई हो और वो जादू टोने की किताब लेकर चली गई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ इस तहखाने में तभी आती है जब उन्हें कोई जादू टोना करना होता है, और भला अभी वो किस पर जादू टोना करेगी। यहीं कहीं रखी होगी किताब, बस मुझे दिख नहीं रही। ढूंढ अमोदिता ढूंढ, वो किताब ही है जो युग जी पर किया वशीकरण तोड़ सकती है। इतना कहकर अमोदिता फिर से वो किताब ढूंढने लग जाती है। तहखाने में ही एक पुराना संदूक रखा हुआ था। जब अमोदिता उस पर टॉर्च मारती है तो देखती है कि उस पर कुछ रखा हुआ था। जब वो उस संदूक के पास जाती है तो देखती है कि उसके ऊपर वही किताब रखी हुई थी जिसे वो ढूंढ रही थी। अमोदिता उस किताब को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, फाइनली मिल गई किताब, अब मैं युग जी पर किया वशीकरण तोड़ दूंगी। सदियों से है पुरानी